अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी की हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लकीर बिल्कुल साफ नजर आ जाती है। हाँ बिल्कुल, वहाँ डॉक्टर बस उस रिपोर्ट पे उंगली रखता है और बता देता है कि देखिए प्रॉब्लम ठीक यहाँ पर है। सही कहा। वहां सब कुछ एकदम स्पष्ट होता है, मतलब मापा जा सकता है और सीधा होता है। लेकिन जब हम इंसानी भावनाओं की बात करते हैं या फिर हमारी जिंदगी की गहरी असफलताओं और हमारे दुखों का एक्सरे करने निकलते हैं ना, तो अचानक वो मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि समस्या बाहर है, जैसे खराब बॉस हो गया, पैसे की भारी कमी हो गई या फिर कोई टूटता हुआ रिश्ता। बिल्कुल, इंसान अपनी हर परेशानी का कारण हमेशा बाहरी दुनिया के शोर में ढूंढता रहता है। और आज की हमारी इस डीप डाइव का मुख्य केंद्र भी यही भ्रम है। हाँ, और यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर रहे होते हैं। मतलब ये ऐसा है जैसे हम उस एक्सरे मशीन को उल्टा पकड़े हुए हैं। हम जीवन के लक्षणों को ही असली बीमारी मान बैठते हैं, जबकि बीमारी हमारे अंदर पल रही होती है। तो आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच मितेश और इंदु अग्रवाल का एक बेहद दिलचस्प इंटरव्यू है। और ये बहुत ही कमाल का सोर्स है। हाँ, तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि क्या सच में इंसान अपनी भावनाओं, अपनी आदतों और अपनी न्यूरोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी को बदलकर अपनी 10 साल की सफलता को महज 1 साल में हासिल कर सकता है। मतलब ये बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दवा है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कोई बस अच्छा सोचो और रातों रात अमीर बन जाओ वाला खोखला मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है। हाँ, वो वाला ज्ञान नहीं है कि बस ख्याली पुलाव पकाते रहो। हम अक्सर खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं, लेकिन ये स्रोत बताता है कि हमारी 80% जिंदगी पूरी तरह से हमारे ही नियंत्रण में है। बिल्कुल। और ये चर्चा इंसानी दिमाग की जटिल वायरिंग, हमारी भावनाओं की गहरी लत और ब्रह्मांड के साथ हमारे को क्रिएशन यानी मिलकर निर्माण करने के विज्ञान पर आधारित है। मतलब ये हमें हमारे अपने ही दिमाग के उस अंधेरे हिस्से से मिलवाता है जिससे लोग जीवन भर अनजान रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस धारणा को तोड़ते हैं जो इस चर्चा की शुरुआत में ही सामने आती है। ये बहुत सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन स्रोत के अनुसार इंसान की भावनाएं, खासकर दुख और निराशा, बिल्कुल शराब की लत की तरह होती हैं। हाँ, ये लत वाला पॉइंट बहुत गहरा है। मतलब जैसे एक शराबी को पीने के लिए बस एक बहाना चाहिए होता है ना। चाहे किसी की शादी की खुशी हो तो वो पिएगा, या किसी का ब्रेकअप हो जाए तो भी वो पिएगा। हाँ, उसे बस एक ट्रिगर चाहिए। ठीक वैसे ही जिस इंसान को दुखी रहने की मनोवैज्ञानिक आदत पड़ चुकी है, वो बस दुखी होने के लिए बाहरी दुनिया में एक बहाना ढूंढ रहा होता है। और इस लत के पीछे एक पूरा न्यूरोलॉजिकल ढांचा काम करता है। इसे गहराई से समझने के लिए डेस्टिनी यानी किस्मत और क्रिएशन यानी निर्माण के बीच के गणित को समझना आवश्यक है। ये 80-20 वाला रूल ना? हाँ बिल्कुल। हमारी जिंदगी का केवल 20% हिस्सा ही हमारी डेस्टिनी है। मतलब हम किन माता पिता के घर पैदा हुए, हमारी जेनेटिक्स कैसी है, या हमें कौन सी जन्मजात बीमारियां मिलेंगी, ये वो 20% है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है। सही बात है। लेकिन बाकी का जो विशाल 80% है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस 20% पर अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। जब कोई इंसान उस 20% को ही अपनी पूरी दुनिया और अपनी पहचान मान लेता है तो उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। इस बात को साबित करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण दिया गया है। एक महिला थी जो आत्महत्या करना चाहती थी। ओहो। हाँ, और उसका कहना था कि उसके सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं और उसके पास पैसे की घोर कमी है, इसलिए वो भयंकर डिप्रेशन में है। लेकिन जब उसकी भावनाओं की परतों को कुरेदा गया ना, तो पता चला कि वो असल में हेल्पलेस या असहाय महसूस कर रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसे ये असहाय महसूस करने की आदत अपने स्कूल के दिनों से ही थी। मतलब तब जब ना तो उसकी जिंदगी में शादी की कोई समस्या थी और ना ही पैसे की कोई चिंता थी। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहती हूँ। मतलब क्या सच में कोई भी इंसान जानबूझकर दुखी रहना या परेशान रहना चुनता है? कोई सुबह उठकर ये क्यों तय करेगा कि आज मुझे बर्बाद होना है? ये विचार थोड़ा विक्टिम ब्लेमिंग जैसा महसूस होता है। ये एक बहुत ही वाजिब और स्वाभाविक शंका है। सच्चाई यह है कि कोई भी सचेत रूप से यानी कॉन्शियस दिमाग से इस दुख को नहीं चुनता। तो फिर ये होता कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस स्तर पर होती है। हमारा जो एनवायरनमेंट है या पर्यावरण हमारी अचेतन आदतों को कैसे आकार देता है, इसे एक आर्मी कर्नल के सटीक उदाहरण से समझा जा सकता है। अच्छा, आर्मी वाला उदाहरण। हाँ,
सेना के जवान जब तक ड्यूटी पर होते हैं वे दुनिया के सबसे फिट, अनुशासित और सक्रिय लोग होते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद उनमें से कई अचानक से अपना अनुशासन खो देते हैं। उनका वजन बढ़ जाता है या उन्हें गुस्से और हताशा की समस्याएं घेर लेती हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका वो अनुशासन उनके भीतर से नहीं बल्कि उस सख्त बाहरी एनवायरनमेंट से आ रहा था। जैसे ही वो बाहरी ढांचा हटा, दिमाग ने अपनी पुरानी आरामदायक आदतों को वापस अपना लिया। मतलब बचपन से हम जिस माहौल में रहते हैं, अनजाने में ही हमारा नर्वस सिस्टम वहाँ के भावनात्मक पैटर्न को परिचित और सुरक्षित मान लेता है, और फिर वही दुख हमारी पहचान बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हमारी आदतें और न्यूरोलॉजिकल पैटर्न इतनी गहराई से सेट हो चुके हैं, तो जब जिंदगी में अचानक से कुछ बहुत बुरा या बहुत अच्छा होता है, तब दिमाग कैसे काम करता है? स्रोत ये स्पष्ट करता है कि बाहरी संकट या अवसर हमारे अंदर कोई नई भावना पैदा नहीं करते, बल्कि हमारे पहले से मौजूद भावनात्मक पैटर्न को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। हाँ, बाहरी घटनाएं केवल एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करती हैं। ताज होटल पर हुए 26/11 के हमले का उदाहरण इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझाता है। वो तो बहुत ही भयानक घटना थी। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि 5 लोग एक ही सुरक्षित कमरे में बैठकर उस खौफनाक घटना को टीवी पर देख रहे हैं। घटना एक ही है, विजुअल देखी है, लेकिन पांचों की मानसिक प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। ओह, कैसे? एक इंसान को भयंकर गुस्सा आ रहा है, दूसरा गहरे डिप्रेशन और सदमे में जा रहा है, तीसरा डर के मारे खुद को अलमारी में बंद कर लेता है, चौथा इंसान इन सब से बेपरवाह होकर अपने फोन पर वीडियो गेम खेलने लगता है, और पांचवा इंसान उसी वक्त अपनी आंखें बंद करके ध्यान यानी मेडिटेशन करने बैठ जाता है। बाप रे! मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उस भयानक घटना ने उन पांचों के अंदर कुछ नया नहीं डाला, बल्कि जो उनके अंदर पहले से भरा हुआ था उसे ट्रिगर करके बाहर निकाल दिया। बिल्कुल यही पॉइंट है। इसे ना एक एनालॉजी से समझना ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए किसी के पास एक जलती हुई माचिस की तीली है। अगर कोई उस तीली को पानी से भरे बर्तन में डालेगा तो वो तुरंत बुझ जाएगी, लेकिन अगर उसी तीली को डीजल से भरे ड्रम में डाला जाएगा तो एक भयंकर धमाका होगा। एकदम सटीक उदाहरण है। बाहरी घटना वो माचिस की तीली है, लेकिन इंसान के अंदर क्या भरा है, पानी या डीजल? यही तय करेगा कि उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। हाँ, और ये माचिस और डीजल वाला उदाहरण असल जिंदगी के संकटों पर एकदम फिट बैठता है। कोविड-19 की महामारी एक ऐसा वैश्विक संकट थी जिसने पूरी दुनिया को एक साथ अपनी चपेट में लिया। ये संकट सबके लिए लगभग एक जैसा था। हाँ, हम सब ने वो दौर देखा। लेकिन हमने देखा कि इसी संकट के दौरान कुछ लोगों ने हिम्मत हारकर अपनी जान दे दी, जबकि सोनू सूद जैसे कई लोगों ने आगे आकर हजारों अनजान लोगों की मदद की। क्या कोविड ने उन लोगों को मददगार बनाया? नहीं, उनका मूल पैटर्न ही मदद करने का था। क्राइसिस ने बस उस छुपे हुए पैटर्न को दुनिया के सामने 10 गुना बड़ा करके पेश कर दिया। ये बात तो शेयर बाजार पर भी लागू होती है ना? हाँ, शेयर बाजार में भी यही मनोविज्ञान काम करता है। जब मार्केट तेजी से गिरता है तो जो लोग हमेशा डर के साए में जीते हैं वो और ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन जो लोग हमेशा अवसर ढूंढने वाले होते हैं वे उस भयंकर गिरावट में भी निवेश का एक नया मौका देख लेते हैं। इसी बात पर स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प और सटीक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, मीना कुमारी सिंड्रोम। अरे हाँ, मीना कुमारी सिंड्रोम। पुरानी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी, जो हमेशा पर्दे पर रोती हुई, पीड़ित और दुखी नजर आती थी। बहुत से लोग अपनी असली जिंदगी में यही मीना कुमारी बन जाते हैं। लगातार दुखी रहना ही उनकी पूरी आइडेंटिटी बन जाती है। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है आज के समय में। उस महिला का उदाहरण याद है जिसे हमेशा हेल्पलेस महसूस करने की आदत थी। जब उससे एक सेशन के दौरान हेल्पलेस का उल्टा शब्द पूछा गया तो 3 मिनट तक उसे वो शब्द याद नहीं आया। ओह, 3 मिनट तक? हाँ, सोचिए एक इंसान अपनी परेशानी और लाचारी में इतना डूब चुका है कि उसके दिमाग के न्यूरॉन से सशक्त होने या मदद करने का विचार ही पूरी तरह मिट चुका है। और यहीं से हमारी ये चर्चा अपने सबसे गहरे और रहस्यमयी हिस्से की तरफ मुड़ती है, मतलब फ्रीक्वेंसी का जाल। अगर हमारी आदतें और हमारी पहचान इतनी गहरी हैं, तो क्या हम अपनी बाहरी दुनिया को भी अनजाने में इसी के अनुसार ढाल रहे हैं? हाँ, यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन फंडा है ना। बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का वैज्ञानिक आधार यही फ्रीक्वेंसी है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है तो ऊर्जा, कंपन और फ्रीक्वेंसी के नजरिए से सोचना होगा। अक्सर लोग इस फ्रीक्वेंसी को रेडियो के उदाहरण से समझाते हैं, लेकिन क्या ये उससे कहीं ज्यादा जटिल नहीं है? इसे शायद क्वांटम एंटेंगलमेंट
या ट्यूनिंग फोक्स के रेजोनेंस से बेहतर समझा जा सकता है? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। जब एक ट्यूनिंग फोक को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन में लाया जाता है तो उसके पास रखा दूसरा ट्यूनिंग फोक भले ही उसे छुआ ना जाए, उसी फ्रीक्वेंसी पर अपने आप कंपन करने लगता है। अरे वाह! इंसान का दिमाग भी विचारों और भावनाओं के माध्यम से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। श्रोत में जो नौकरी का उदाहरण है वो इसी रेजोनेंस को दर्शाता है। वो बॉस वाला उदाहरण। हाँ, कोई इंसान कहता है कि मेरा बॉस बहुत खराब है, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। वो एक भारतीय कंपनी से नौकरी छोड़कर एक यूके की कंपनी में जाता है, वहां भी उसे खराब बॉस मिलता है। फिर वो अमेरिका की कंपनी में जाता है, वहां भी बॉस वैसा ही टॉक्सिक निकलता है। तो इसमें पैटर्न क्या है? असली समस्या उन कंपनियों में नहीं थी, उस इंसान की फ्रीक्वेंसी में थी जो बार बार ऐसे ही लोगों के साथ रेजोनेट कर रही थी। हाँ, रिश्तों में भी ये पैटर्न बहुत साफ दिखाई देता है। स्रोत एक ऐसी महिला का जिक्र करता है जिसके 4 बार ब्रेकअप हुए और चारों बार रिश्ता टूटने का कारण एक ही था कि उसका पार्टनर वफादार नहीं था। 4 बार एक ही चीज? हाँ, अब बाहरी तौर पर देखने में यही लगेगा कि दुनिया के सारे पुरुष खराब हैं या किस्मत खराब है, लेकिन जब एक ही पैटर्न 4 अलग अलग लोगों के साथ बिल्कुल एक ही तरह से दोहराया जा रहा है तो कॉमन फैक्टर वो महिला खुद है। बिल्कुल सही बात है। जितनी उस महिला के अट्रैक्शन के पैटर्न में है, वो अनजाने में अपनी फ्रीक्वेंसी से ऐसे ही लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं जो अंततः उसे धोखा देंगे, क्योंकि उसका अवचेतन मन उस दर्द को परिचित मानता है। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा विरोधाभास है और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम कहते हैं कि हर इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी का खुद जिम्मेदार है, लेकिन मान लीजिए कि किसी परिवार में एक सदस्य बहुत ज्यादा नकारात्मक, हिंसक या मानसिक रूप से बीमार है, तो क्या उसकी उस भयानक फ्रीक्वेंसी के कारण बाकी के बेकसूर लोग बर्बाद नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या कोई इंसान अपनी सकारात्मक फ्रीक्वेंसी से दूसरों के पागलपन को बेअसर कर सकता है? ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन इसका जवाब स्रोत में मौजूद एक बेहद व्यक्तिगत और चौंकाने वाले उदाहरण से मिलता है। एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जहां एक मां की मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि वे बेहद हिंसक हो जाती हैं। बात यहां तक पहुंच जाती है कि पिता को अपनी ही पत्नी को कुर्सी से मोटी रस्सी से बांधना पड़ता है ताकि वो घर के छोटे बच्चों को कोई शारीरिक नुकसान न पहुंचा दे। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। घर का माहौल किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। कोई भी बाहरी इंसान यही कहेगा कि इस घर के बच्चे और वो पिता जीवन भर के लिए गहरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। बिल्कुल, सामान्य मनोविज्ञान तो यही कहता है। ऐसे दमघोटू माहौल में कोई इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकता है? लेकिन स्रोत की कहानी बताती है कि वो पिता दुनिया के सबसे खुश और सुलझे हुए इंसानों में से एक हैं। वो अपनी पत्नी को दवाई देने के बाद जब वो शांत हो जाती है तो उसे प्यार से बाहर घुमाने ले जाते हैं, बच्चों के लिए उनका पसंदीदा खाना लाते हैं और उसी घर में एक छोटी सी पार्टी जैसा माहौल बना देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने बिना किसी शिकायत के 35 साल ऐसे ही निकाले। इसका न्यूरोलॉजिकल अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दूसरे इंसान का टॉक्सिक या बीमार पैटर्न किसी पर भी तब तक हावी नहीं हो सकता जब तक कोई खुद भीतर से परेशान होने का आदी ना हो। मतलब उनका अपना पैटर्न बहुत स्ट्रांग था। हाँ, उस पिता का अपना अंदरूनी पैटर्न खुश रहने और चीजों को संभालने का था। इसलिए पत्नी की इतनी भयानक मानसिक बीमारी भी उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी को मीना कुमारी वाले दुख में नहीं बदल सकी। ये वाकया पूरी तरह से नजरिया बदल देने वाला है। ये साबित करता है कि इंसान वास्तव में अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक है। तो अगर ये बात साफ हो गई कि सारी समस्या हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारी आदतों में है, तो इसे वैज्ञानिक तरीके से ठीक कैसे किया जाए? ये एक अहम सवाल है। स्रोत स्पष्ट करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आंखें बंद की, ब्रह्मांड से 1 करोड़ रुपए मांगे और अगले दिन नोटों से भरा सूटकेस दरवाजे पर आ जाएगा। हाँ, वो बस फिल्मों में होता है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जिसे स्रोत में FTBA कहा गया है, यानी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स और एक्शंस। इन चारों का एक सीध में अलाइन होना बहुत जरूरी है। हाँ, और इन चारों का आपसी संबंध समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत हमेशा फीलिंग्स यानी भावनाओं से होती है। जब कोई इंसान भीतर से किसी खास तरह की भावना महसूस करता है तो उसका दिमाग उसी भावना के अनुरूप थॉट्स या विचार पैदा करता है। और फिर वही विचार मान्यता बन जाते हैं ना? बिल्कुल। जब एक ही तरह का विचार दिमाग में बार बार आता है तो वो एक न्यूरल पाथवे बना लेता है और इंसान का बिलीफ या मान्यता बन जाता है। और अंततः इंसान की मान्यता ही ये तय करती हैं कि वो बाहरी दुनिया में क्या एक्शन या कर्म करेगा।
जब तक ये चारों एक ही दिशा में काम नहीं करते, तब तक जीवन में कोई स्थायी बदलाव नहीं आ सकता। और ये बदलाव जीवन के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक और सिद्धांत काम करता है, HRCM, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी। जीवन एक 4 तारों वाले गिटार की तरह है। ये गिटार वाला उदाहरण बहुत सटीक है ना? अगर कोई इंसान सिर्फ पैसे वाले तार को कसता रहेगा और रिश्तों या स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देगा, तो जीवन से सिर्फ बेसुरा शोर ही निकलेगा, कोई सुरीला संगीत नहीं। एक संपूर्ण और खुशहाल जीवन के लिए इन चारों क्षेत्रों का संतुलित होना अनिवार्य है। इस संतुलन और FTBA के सिद्धांत का एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक उदाहरण एक 65 वर्षीय अरबपति का है। उस व्यक्ति के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसकी कंपनी का IPO आने वाला था और उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? लेकिन जब उसने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो उसकी हेल्थ का तार बिल्कुल ढीला था। वो इंसान लगातार 5 पुशअप्स भी नहीं कर सकता था। हाँ? सिर्फ 5 भी नहीं? हाँ, लेकिन जब उसने अपने बिलीफ और एक्शन को अलाइन किया, अपनी फीलिंग्स को बदला, तो परिणाम चमत्कारी थे। कुछ ही महीनों के अंदर उसने 200 लोगों के सामने स्टेज पर सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स करके दिखाए। अरे वाह, ये तो अविश्वसनीय है। ये शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी को ओलंपिक स्तर तक अपग्रेड करने का परिणाम था। लेकिन जब लोग इस फ्रीक्वेंसी को बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एफर्मेशंस या सकारात्मक वाक्यों के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हाँ, एफर्मेशंस को लेके बहुत गलतफहमियां हैं। मान लीजिए कोई लगातार बोल रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो शब्दों के पीछे उसकी भावना क्या है? उसके पीछे असल में एक कमी, एक बहुत गहरी निराशा या डेस्परेशन छिपी है। बिल्कुल, ब्रह्मांड या हमारा अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता। वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जो इंसान की भावना से निकल रही है। अगर भीतर की भावना हताशा की है, तो इंसान अपनी जिंदगी में और ज्यादा हताशा ही आकर्षित करेगा। हमारा दिमाग ना झूठ को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जब कोई ऐसा एफर्मेशन बोलता है जिस पर उसे खुद यकीन नहीं होता, तो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा उसे तुरंत खारिज कर देता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि एफर्मेशन को हमेशा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में बोला और महसूस किया जाना चाहिए। जैसे मैंने 1 करोड़ कमा लिए हैं। हाँ, जब ये बोला जाता है तो शरीर के अंदर अचानक एक संतुष्टि और शांति की भावना फैलती है। और मनोविज्ञान कहता है कि संतुष्ट लोग समस्याओं को नहीं बल्कि नए अवसरों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए एक बहुत ही गहरा मंत्र यहाँ दिया गया है कि सॉल्व मत करो, इवॉल्व करो। ये जो इवॉल्व करने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अपनी पूरी जिंदगी पुरानी समस्याओं को सुलझाने में ही निकाल देते हैं। हाँ, वो उसी चक्र में फंसे रहते हैं। स्रोत का कहना है कि समस्याओं से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय खुद के मानसिक और भावनात्मक स्तर को इतना अपग्रेड कर लिया जाए कि वे पुरानी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाए। जब इंसान का स्तर ऊपर उठ जाता है तो छोटी समस्याएं उस तक पहुंच ही नहीं पाती। और यहीं से हम इस चर्चा के सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे विवादास्पद दावे पर पहुंचते हैं, समय को संकुचित करना या कंप्रेसिंग टाइम। स्रोत का दावा है कि इंसान अपनी 10 साल की सफलता को सिर्फ 1 साल में हासिल कर सकता है। ये सुनने में एकदम जादू जैसा लगता है। हाँ, क्योंकि आम धारणा यही है कि सफलता और समय का सीधा संबंध है। मतलब जितना ज्यादा समय आप खींचेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। लेकिन अगर ये आम धारणा सच होती तो दुनिया में कोई भी इंसान कम उम्र में अरबपति नहीं बनता। आज के समय में लोग 3 साल में वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो पहले लोग 30 साल में भी नहीं कर पाते थे। बिल्कुल सही। सफलता समय के अनुपात में नहीं होती, ये आपके माइंडसेट और आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुपात में होती है। इसे सिर्फ एक थ्योरी न रखकर इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए स्रोत में DMP यानी डेली मैजिक प्रैक्टिस का जिक्र किया गया है। और ये प्रैक्टिस न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर काम करती है। ये रोज केवल 20 मिनट का अभ्यास है जिसे दिन में 2 बार करने की सलाह दी गई है, सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले। ऐसा इन्हीं 2 समय पर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों समय पर हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट दिमाग की वो रिलैक्स्ड अवस्था है जहां हमारी ब्रेन वेव्स धीमी हो जाती हैं और हमारा सचेत लॉजिकल दिमाग जो हमेशा हर बात पर शंका करता है वो एक तरह से सो रहा होता है। मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम डाउन होता है। हाँ, इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है और बिना किसी विरोध के नई मान्यताओं को स्वीकार कर लेता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस अल्फा स्टेट में सिर्फ वाक्यों को तोते की तरह रटना नहीं है।
स्रोत में अनकंडीशनल हैप्पीनेस यानी बिना किसी भारी शर्त के खुश रहने की बात कही गई है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पहले उस खुशी की भावना को अपने अंदर गहराई से जगाना है और जब शरीर उस खुशी से भर जाए तब अपने लक्ष्यों को महसूस करना है। रिश्तों के मामले में भी ये समय संकुचित करने का सिद्धांत पूरी तरह काम करता है। एक अच्छे और मजबूत रिश्ते के लिए क्या चाहिए? दूसरों को ध्यान से सुनना आना चाहिए, बातचीत से हल निकालना आना चाहिए। हाँ, और मतभेदों को सही ढंग से मैनेज करना आना चाहिए। बिल्कुल। और क्या ये कोई रॉकेट साइंस है जिसे सीखा नहीं जा सकता? अगर एक इंसान अपनी ईगो को किनारे रखकर ये ठान ले कि उसे ये स्किल सीखने हैं, तो जिस टूटते हुए रिश्ते को सुधारने में शायद 10 साल लग जाते, बिल्कुल। उसे कुछ ही महीनों की सही प्रैक्टिस से सुधारा जा सकता है। तो मतलब ये प्रैक्टिकल है। हाँ, आप सही रणनीतियों को सीखकर और उन्हें लागू करके 10 साल का काम 1 साल में कर रहे हैं। यही समय को संकुचित करना है। मुझे पता है कि इस बिंदु तक आते आते सुनने वालों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बकवास है, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, असली दुनिया इतनी आसान नहीं होती। शंका होना बहुत स्वाभाविक है। तो स्रोत ने ऐसे शंकालु लोगों के लिए एक बहुत ही सीधा चैलेंज दिया है, 30 दिन का चैलेंज। अगर किसी को लगता है कि ये DMPF फ्रीक्वेंसी का विज्ञान काम नहीं करता, तो लगातार 30 दिन तक रोज 20 मिनट इसका अभ्यास करके देखने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई इंसान पहले से दुखी है तो वो वैसे भी दुखी ही रहेगा। तो क्यों ना एक बार अपनी शंकाओं को एक तरफ रख कर पूरी ईमानदारी से इसे आजमा कर देखा जाए। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। समाज में अक्सर ये माना जाता है कि लाइफ कोचिंग या लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल उन अमीर लोगों के चोंचले हैं जिनका पेट भरा हुआ है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन धारणा है। तो क्या एक ऐसा इंसान जो घोर गरीबी में जी रहा है, जो हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, वो भी अपनी फ्रीक्वेंसी बदलकर अमीर बन सकता है? ये तो बहुत ही गंभीर सवाल है। स्रोत इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से हाँ में देता है। बल्कि सच तो यह है कि उस गरीब इंसान को ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बाहरी संसाधन हमेशा इंसान के आंतरिक अलाइनमेंट के मोहताज होते हैं। जब तक दिमाग गरीबी की उस मीना कुमारी वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक दुनिया का कोई भी बाहरी मौका उस इंसान को अमीर नहीं बना सकता। बिल्कुल सही। इस पूरी गहरी चर्चा को हम कैसे समेट सकते हैं? आज हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये है कि इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। जीवन का वो 20% हिस्सा जो हमारी किस्मत है, उसे भूल जाइए। हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं है। असली ताकत उस 80% में छिपी है, जहां हम हर दिन अपनी प्रतिक्रिया तय करते हैं। हमारी भावनाएं, जिन्हें हम अपना सच मान बैठे हैं, वे असल में सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम की पुरानी आदतें हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास हर दिन अपनी इस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने की ताकत मौजूद है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले असहाय प्राणी नहीं हैं। हम को-क्रिएटर्स हैं। हम ऊर्जा के इस विज्ञान का इस्तेमाल करके अपने जीवन का नया निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब एक ऐसा विचार जो इस पूरी चर्चा को एक बिल्कुल अलग और नए मुकाम पर ले जाता है। हमने बात की कि कैसे 10 साल की सफलता को महज 1 साल में संकुचित किया जा सकता है। जरा इस पर गहराई से सोचिए। अगर इंसानी दिमाग में समय को इस तरह सिकोड़ने और अपनी वास्तविकता को पूरी तरह बदलने की ये वैज्ञानिक क्षमता हमेशा से मौजूद है, तो हमारा मानव समाज आज भी 20 साल लंबी उस पुरानी शिक्षा प्रणाली पर क्यों टिका हुआ है? ये तो एकदम सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन के अनगिनत साल सिर्फ क्या सोचना है ये रटाने में बर्बाद कर रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें ये सिखाएं कि अपनी फ्रीक्वेंसी और अल्फा स्टेट का इस्तेमाल कैसे करना है? हाँ, अगर सफलता और विकास का असली विज्ञान इतना आंतरिक और तेज है, तो क्या दुनिया का पूरा ढांचा ही एक गलत और धीमी नींव पर खड़ा है? क्या हम जानबूझकर इंसान की असली क्षमता को दबा रहे हैं? सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।